बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप तमामी स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। और आज चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 3 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो अगर आपको इससे पीछे वाला लेक्चर याद हो तो इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर हमने गैस लॉज को पढ़ा था। बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और एवागेड्रोस लॉ को हमने ड्राइव किया था और फिर उसके न्यूमेरिकल्स को हमने डिस्कस किया था। आज जो हम इक्वेशन ऑफ स्टेट को ड्राइव करने जाएंगे जी, तो उसका फॉर्मूला तो ये है आपके सामने, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। और इक्वेशन ऑफ स्टेट को ड्राइव करने के लिए हमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवागेड्रोस लॉ जो हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर पढ़े थे उनको कंबाइन करना पड़ता है, जिसके नतीजे हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट मिलती है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम इक्वेशन ऑफ स्टेट को ड्राइव करना सीखेंगे और उसके बाद फिर इक्वेशन ऑफ स्टेट के न्यूमेरिकल्स को करना सीखेंगे। तो ये आज के लेक्चर का मौजू है। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट को अगर आपको डिफाइन करने के लिए आ जाए या आपसे कहा जाए जी कि इक्वेशन ऑफ स्टेट की डेफिनेशन लिखें, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट की डेफिनेशन अब आपके सामने है। ये लिखा है जी, द इक्वेशन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल गैसियस स्टेट पैरामीटर्स। ये वो इक्वेशन है जी कि जो कि चारों के चारों स्टेट पैरामीटर्स के बारे में आपको बता देगी। और ये चार गैसियस स्टेट पैरामीटर्स कौन से होते हैं ये अब आपके सामने है, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और मास या मोल्स। तो आप ये देखिए जी, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और मोल्स के दरमियान जो इक्वेशन रिलेशनशिप को बयान करती है, वो जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। तो गैस के चार स्टेट पैरामीटर्स हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर और मास। मास इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी लिया जाता है, मास इन टर्म्स ऑफ मोल्स भी लिया जा सकता है जी। तो यहाँ पर मास इन टर्म्स ऑफ मोल्स लिया गया, यानी इक्वेशन ऑफ स्टेट के अंदर जो मास है वो इन टर्म्स ऑफ मोल्स होता है जी। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट गैस के तमाम गैसियस स्टेट पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशनशिप को बता देती है। इससे पहले जो आपने गैस लॉज पढ़े थे वहां पर आपने एक मसला देखा था, और वो मसला ये देखा था कि जो तीनों गैस लॉज आपने पढ़ी थी, यानी जो बॉयज लॉ पढ़ी और उसके बाद फिर चार्ल्स लॉ पढ़ी, उसके बाद फिर एवागेड्रोस लॉ पढ़ी, इसमें खास बात ये थी कि दो पैरामीटर्स कांस्टेंट रखे जाते थे और बकिया दो पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशनशिप को डेवलप किया जाता था। लेकिन इक्वेशन ऑफ स्टेट ये वो इक्वेशन है जो कि चारों स्टेट पैरामीटर्स के दरमियान रिलेशनशिप को बयान करती है बगैर किसी पैरामीटर को कांस्टेंट रखे। और यही वो वजह है जिसकी वजह से इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट है पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। और इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्टेट कहने की वजह यह है जी क्योंकि ये गैस के तमाम स्टेट पैरामीटर्स के की रिलेशनशिप को बयान करती है और गैस की स्टेट को मुकम्मल तौर पर बयान कर देती है। इसलिए ये इक्वेशन इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। अब हम इक्वेशन ऑफ स्टेट को ड्राइव करने जा रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर बॉयल्स लॉ को पढ़ा, तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। और अगर आप बॉयल्स लॉ की बात करें तो बॉयल्स लॉ क्या बताती है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट है जी। इसी तरह हमने जो दूसरी लॉ पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने चार्ल्स लॉ, तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। तो अगर हमने चार्ल्स लॉ की बात करें जी, तो जो चार्ल्स लॉ रिलेशन बताती है वो ये बताती है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और अगर हम एवोगैड्रोस लॉ की बात करें जी, तो एवोगैड्रोस लॉ हमें क्या बताती है जी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने लिखा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब अगर आप इन तीनों लॉ को देखें जी, तो ये बॉयज लॉ है, ये चार्ल्स लॉ है और ये एवोगैड्रोस लॉ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन सब में मौजूद है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के यानी लेफ्ट हैंड साइड पे तीनों के अंदर वॉल्यूम है, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के राइट हैंड साइड पर तीनों पैरामीटर्स डिफरेंट हैं। तो अगर मैं इनको कंबाइन करूं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड की चीज को एक बार, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की चीज तीनों के अंदर सेम है,
इसका मतलब है कि अगर मैं जब इसको कंबाइन करने जाऊंगा तो मैं एक बार वॉल्यूम लिख सकता हूँ, और जो चीज मल्टीप्लाई हो रही है उसको मैं न्यूमरेटर के अंदर, और जो चीज डिवाइड हो रही है उसको मैं डिनोमिनेटर के अंदर लिख सकता हूँ जी। इसलिए मैंने लिखा कंबाइनिंग, यानी इनको अब मैं एक करने जा रहा हूँ। मैंने लिखा कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3, यानी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को मैं कंबाइन कर रहा हूँ। और कंबाइन करने के लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड पे देखूंगा तो तीनों तरफ क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसलिए मैंने वॉल्यूम को एक बार लिख दिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया। एन यानी नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लीकेशन की हालत के अंदर है और टेम्परेचर मल्टीप्लीकेशन की हालत के अंदर है, तो मैंने इसको ऊपर न्यूमरेटर के अंदर लिखा एन मल्टीप्लाई बाई टी, जबकि प्रेशर ये डिनोमिनेटर में है जी, तो इसलिए मैंने लिखा डिवाइडेड बाय पी। तो मैंने इसको कंबाइन करके लिखा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तीनों तरफ वॉल्यूम था, इसलिए मैंने वॉल्यूम को लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लिखा। नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, न्यूमरेटर के अंदर रखा। और क्योंकि प्रेशर डिवाइड में था जी, तो मैंने प्रेशर क्या करवा दिया, डिवाइड करवा दिया। अब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहा हूं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब मैं साइन हटाऊंगा तो मैं लिखूंगा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, मैंने लिखा, और मैंने बाकी तमाम चीजें लिख दी, एन टी अपॉन पी। अब मैं इस P को इस V के साथ लेके जा रहा हूं, तो यहाँ पे P डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है PV किसके बराबर हो जाएगा, PV बराबर हो जाएगा कांस्टेंट एन टी के। और यहाँ जो कांस्टेंट है ना जी, उस कांस्टेंट का जो सिंबल है वो R है, और ये जो R है ये कहलाता है मोलर गैस कांस्टेंट। तो अब इस कांस्टेंट की जगह मैं इसकी वैल्यू को इसके सिंबल को पुट कर रहा हूं, तो मैंने लिखा पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट की जगह मैंने लिख दिया आर एन टी, और इसको अगर मैं सेट करूं तो ये कहलाती है पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो ये जो इक्वेशन अब आपके सामने बनकर आई है, ये इक्वेशन क्या कहलाती है, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट आपने ड्राइव करी जी, इक्वेशन ऑफ स्टेट आपके सामने है, जिसका फॉर्मूला है जी पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब अगर हम आर की बात करें तो आर की दो वैल्यूज हैं, और इन दो वैल्यूज को आप बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। तो आर की वैल्यू है वो है जी 0.0821, यानी जो मोलर गैस कांस्टेंट है उसकी ये दो वैल्यूज है, इनको याद कीजिएगा दो डिफरेंट यूनिट के साथ। ये जो वैल्यू है 0.0821, ये है जी एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन इंटू मोल, इस वैल्यू का ये यूनिट है। और जो आर की दूसरी वैल्यू है, जो ये वैल्यू अमूमन केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती है, और ये जो वैल्यू है 8.314, ये अमूमन फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल होती है, जूल पर केल्विन इंटू मोल। अभी लेक्चर के आगे चलेंगे तो इन दोनों को अभी हम ड्राइव भी करेंगे, यानी इनकी वैल्यूज को भी ड्राइव करके देखेंगे। तो ये आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट को ड्राइव किया। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट को एक बार फिर समराइज करेंगे और देखेंगे इस तरह भी ड्राइव हो सकती है। यहाँ पे लिखा हमने अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ, और बॉयज लॉ की हमने इक्वेशन को लिखा पी वी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसी तरह हमने चार्ल्स लॉ लिखा, और चार्ल्स लॉ में लिखा वी अपॉन टी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इसी तरह हमने एवोगैड्रोस लॉ लिखा, और वहां पे लिखा वी अपॉन एन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जो मैंने भी आपको ड्राइव करवाई है उसके अंदर मैंने लिखा है जी कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये दोनों तरीके हैं लिखने के, इस तरह भी आप लिख सकते हैं, और जहां लिखा हुआ है इस तरह भी आप लिख सकते हैं। अब इनको जब आप कंबाइन करेंगे जी, तो इनको कंबाइन करने में देखिए कांस्टेंट तो राइट हैंड साइड पे रहेगा, वॉल्यूम तीन जगह आ रहा है तो वॉल्यूम को फिर एक ही जगह रखेंगे, और एन और टी क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पर एन और टी डिनोमिनेटर की फॉर्म में आ जाएंगे जी। जब आप इनको कंबाइन करेंगे तो ये होगा जी पीवी डिवाइडेड बाय एन टी, किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है। और उसके बाद फिर हमने कांस्टेंट की वैल्यू डाल दी जो किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है, और ये आर क्या कहलाता है, मोलर गैस कांस्टेंट कहलाता है जी। तो ये जो इक्वेशन जो आपके पास ड्राइव होके आई है, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट अब आपके सामने है जी, पीवी किसके बराबर है, एन और टी के। पी यहाँ पर प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, टी टेम्परेचर है, जबकि आर मोलर गैस कांस्टेंट कहलाता है जी। तो गैस की जो चार स्टेट्स हैं जी, प्रेशर, वॉल्यूम, जो मास इन टर्म्स ऑफ मोल्स, एंड टेम्परेचर, जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है
वो इन चारों के दरमियान रिलेशन को बताती है, इसलिए ये इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है। आर की वैल्यू आपने सीख ली जी कि जो आर मोलर गैस कांस्टेंट है जी, उसकी वैल्यू है 0.0821। ये वैल्यू आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है। कुछ खास बातें न्यूमेरिकल के लिए हैं जी, जिनको आपने करना, कुछ कन्वर्जन है जिनको आपने करना इन न्यूमेरिकल के अंदर लाजमी होता है। तो इसको जरा गौर से सुनिए और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स को हम करने जाएंगे जी। तो एक तो आर की वैल्यू आपके सामने मौजूद है। जब भी आप इक्वेशन ऑफ स्टेट का न्यूमेरिकल करेंगे जी, तो इसका मतलब है उसके लिए आपको आर की वैल्यू चाहिए होगी। आर मोलर गैस कांस्टेंट है जी, और इसकी वैल्यू है 0.0821। तो ये वैल्यू आप इस्तेमाल करते हैं। और इस वैल्यू की खास बात यह है जी कि इसमें प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर होती है। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, डेसीमीटर क्यूब होती है। टेम्परेचर लाजमन केल्विन में कन्वर्ट किया जाता है, और नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट तो मोल ही होती है जी। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट अब आपके सामने, और इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या कहलाती है, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी को इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। और जब भी इक्वेशन ऑफ स्टेट के न्यूमेरिकल्स करने जाएंगे, अब ये अहम बात है, इसको जरा गौर से सुने, ध्यान से सुने। तो अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं दिया होगा तो आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है। वॉल्यूम अगर डेसीमीटर क्यूब में नहीं दिया तो वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। और टेम्परेचर तो लाजमी आपने केल्विन में कन्वर्ट करना होता है जी। तो इसका मतलब यह है जी कि जब भी आप इक्वेशन ऑफ स्टेट का न्यूमेरिकल करने जाएंगे, तो इसमें प्रेशर की जो यूनिट है वो एटमॉस्फेयर होनी चाहिए, वॉल्यूम की यूनिट डेसीमीटर क्यूब होनी चाहिए, और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होनी चाहिए। ये यूनिट आपने आर के अंदर भी देखी है, मोलर गैस कांस्टेंट आर के अंदर भी देखी है। और मोलर गैस कांस्टेंट की जो यूनिट है ना, वही हमें गाइड कर रही है जी कि प्रेशर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, और टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। तो ये कन्वर्जन करना मस्ट है। अगर वैल्यू इन्हीं यूनिट्स के अंदर है फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वैल्यू इन यूनिट्स के अंदर नहीं है, प्रेशर टॉर के अंदर दिया हुआ है या मिलीमीटर ऑफ मरकरी में दिया हुआ है, तो आपने प्रेशर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आप पे लाजिम है जी। वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है या मीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो आप पे लाजिम है कि वॉल्यूम को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, क्योंकि इसे कन्वर्ट किए बगैर आप न्यूमेरिकल का जवाब सही नहीं ला सकते। ये कन्वर्जन आपके सामने है जी कि किस तरह से हम कन्वर्जन करेंगे जी। तो कन्वर्जन में लिखा हुआ है जी कि टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। वो ये है जी कि टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाए, उसके अंदर 273 क्या कर दें, प्लस कर दें, यानी आप इसके अंदर ऐड कर दें। इसी तरह प्रेशर को निकालने के लिए ये रिलेशन आपके सामने है जी कि 1 एटमॉस्फेयर 760 टॉर के या 760 मिलीमीटर के बराबर होता है जी। तो एटमॉस्फेयर से टॉर में जाने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 760 से। और जब टॉर से एटमॉस्फेयर में आएंगे तो फिर जो टॉर की वैल्यू दी हुई होगी उसको 760 से डिवाइड करेंगे, तो ये प्रेशर की कन्वर्जन हो गई। और जो वॉल्यूम की कन्वर्जन वो आपके सामने है कि 22.4 डेसीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 0.0224 मीटर क्यूब के बराबर होता है। यानी 22.4 को अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा जी। और 22.4 को अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा जी। तो ये तरीका है डेसीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में या डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाने का। एसटीपी, ये भी एक कंडीशन आती है जी, तो एसटीपी भी सुन लें जी। एसटीपी पर जो टेम्परेचर होता है जी, एसटीपी बेसिकली स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है। और एसटीपी पर जो टेम्परेचर लिया जाता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन लिया जाता है। एसटीपी पर जो वॉल्यूम होता है वो मोलर वॉल्यूम के बराबर होता है, यानी 22.4 होता है। और एसटीपी पे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता है। उमन एसटीपी का तस्करा ये आपकी जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल के अंदर होता है जी, लेकिन इक्वेशन ऑफ स्टेट के न्यूमेरिकल्स के अंदर भी वो एसटीपी कंडीशंस के बारे में पूछ सकता है। और अभी आप देखिएगा इस एसटीपी की कंडीशन आप इस्तेमाल भी करेंगे। तो एसटीपी कंडीशन आप याद रखें जी कि एसटीपी ये वो कंडीशन है जिसपे टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन होती है, प्रेशर की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर होती है, और एसटीपी पर जो गैस वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है उसका वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है, और ये मोलर वॉल्यूम कहलाता है। ये पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करने जाएंगे जी। लिखा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आपने फाइंड करना है जी।
लिखा हुआ है जी ऑक्यूपाइड बाय 0.8 मोल्स, एन की वैल्यू आपको दी हुई है, ऑफ ऑक्सीजन गैस टेकन एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है एंड 800 टॉर प्रेशर। तो देखिए आप इस सवाल में देखिए वॉल्यूम आपको निकालना है, एन की वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है, प्रेशर की वैल्यू दी हुई है। तो जब भी गैस के चारों स्टेट पैरामीटर्स की वैल्यू के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब यह है जी कि ये इक्वेशन ऑफ स्टेट का सवाल है, यानी पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। इस फॉर्मूले से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। आइए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का तरीका सीखते हैं। ये न्यूमेरिकल आपके सामने है और सबसे पहले मैं इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाने जाऊंगा जी। तो सवाल को पढ़ के सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाएंगे जी। तो इस न्यूमेरिकल का हम डाटा बनाने जा रहे हैं। लिखा हुआ है व्हाट वॉल्यूम, तो मैंने लिखा वॉल्यूम, लिख के मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद लिखा है विल बी ऑक्यूपाइड बाय 0.8 मोल्स, तो मैंने n लिखा, नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने मोल्स है 0.8 मोल है, तो मैंने 0.8 मोल लिखा। सवाल पढ़ते जाया करें और डाटा बनाते जाया करें। ऑक्सीजन गैस टेकन एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर के बारे में तस्करा है, तो मैंने लिखा टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। देखिए टेम्परेचर को तो आपने लाजमन कन्वर्ट करना ही है, तो ये सोचे बिना जी कि ये कौन इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टेम्परेचर तो आप साथ साथ ही कन्वर्ट कर दिया करें। तो 30 के अंदर अगर हम 273 ऐड करेंगे तो ये टेम्परेचर बन जाएगा 303 केल्विन। तो टेम्परेचर को तो लगे हाथों मैंने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। आगे लिखा हुआ है एंड 800 टॉर प्रेशर, तो जो प्रेशर की वैल्यू है वो है जी 800 टॉर। अब मैंने क्या देखा जी, अब मुझे फैसला करना है जी कि ये इक्वेशन ऑफ स्टेट का सवाल है या जनरल गैस इक्वेशन का सवाल है। अब मैंने देखा जी कि मुझे वॉल्यूम मुझे मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, चारों स्टेट पैरामीटर्स के बारे में का सवाल आ गया। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन ऑफ स्टेट का सवाल है और मुझे आर की वैल्यू इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो मैंने आर की वैल्यू लिखी। आर की वैल्यू है 0.0821 यूनिट के साथ लिखा करें। एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन इनटू मोल। अब मेरा अगला काम क्या है जी कि अब मैं अपने डाटा को किसके हिसाब से कन्वर्ट करूंगा, डाटा को मैं इसी के हिसाब से कन्वर्ट करूंगा जी कि इस डाटा के अंदर जो प्रेशर है वो किसमें होना चाहिए, एटमॉस्फेयर के अंदर होना चाहिए। तो प्रेशर मेरा एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं है, तो मुझे इस टॉर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और टॉर से एटमॉस्फेयर में जाने के लिए मुझे इसको 760 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो 800 टॉर को जब मैं 760 से डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास जवाब आ रहा है 1.053 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर मैंने एटमॉस्फेयर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। वॉल्यूम मुझे निकालना है, वॉल्यूम जो मेरे पास जवाब आएगा वो डेसीमीटर क्यूब के अंदर ही आएगा। मोल्स की यूनिट मोल ही है और टेम्परेचर को मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये चेकिंग लाजमी कर लिया करें कि क्या आपने जो डाटा बनाया है उसके अंदर जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स और आर की जो यूनिट्स हैं वो मैच कर रही हैं या नहीं। तो यहाँ पर यूनिट का मैच करना इंतहाई जरूरी है। इस न्यूमेरिकल का डाटा बन गया, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मैंने हेडिंग डाली और हेडिंग क्या है, फाइंड जो करना है उसको हमने लिखा फाइंडिंग वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम फाइंड करने जा रहे हैं। जो इक्वेशन यूज करेंगे उस इक्वेशन का नाम लिख देंगे। मैंने लिखा यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट। ये जो इक्वेशन इसके अंदर इस्तेमाल होगी उसको इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं, तो मैंने उसके बारे में लिखा जी इक्वेशन ऑफ स्टेट इस्तेमाल कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ स्टेट का फॉर्मूला लिखा, पीवी किसके बराबर है, ये बराबर है एन आर टी के। फॉर्मूले को छेड़े बगैर अब आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। प्रेशर की वैल्यू कितनी है जी 1.053। वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है इसलिए मैंने वी लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जी 0.8 है। आर की वैल्यू कितनी है 0.0821 और टेम्परेचर है 303 केल्विन। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा मैंने 1.053 वी, ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड को मैंने सॉल्व किया और राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास जवाब आ रहा है 19.901। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे v के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने लिखा 19.901 डिवाइडेड बाय 1.053 और मैंने इसको सॉल्व किया। मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो जवाब आ रहा है 18.89 डेसीमीटर क्यूब। तो ये वो वॉल्यूम है ऑक्सीजन का जो मुझे निकालने के लिए कहा था। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था।
और इक्वेशन ऑफ स्टेट का फार्मूला लगाया और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। खास बात क्या थी जी कि यहाँ जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो कन्वर्जन करनी है वो इन यूनिट्स को देखकर कन्वर्जन करनी है। यानी प्रेशर का यूनिट जब भी आप इक्वेशन ऑफ स्टेट को इस्तेमाल करेंगे तो प्रेशर लाजमन एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, टेम्परेचर केल्विन के अंदर और नंबर ऑफ मोल्स तो होते ही मोल्स के अंदर है। ये दूसरा सवाल आपके सामने है जी और इस न्यूमेरिकल को अब मैं सॉल्व करने जाऊंगा। पहले इसको पढ़ता हूँ और इसकी डाटा को निकालता हूँ और फैसला करता हूँ क्या ये इक्वेशन ऑफ स्टेट का सवाल है या नहीं। तो मास दिया हुआ है गैस का, उसके बाद लिखा हुआ है 13.2 ग्राम्स ऑफ गैस ऑक्यूपाइज वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू आपको दी हुई है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 8 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो देखिए 4 स्टेट पैरामीटर्स आपके पास मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में आपके डाटा में आ गया। इसका मतलब है ये सवाल भी इक्वेशन ऑफ स्टेट का होगा और अगर ये इक्वेशन ऑफ स्टेट का सवाल होगा तो ये PV इज इक्वल टू NRT के फॉर्मूले से सॉल्व होगा जी। इस सवाल में हमसे पूछा है जी कि मॉलिक्यूलर मास गैस का निकालना है। आइए देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। अब सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाएंगे जी। तो डाटा बनाने जा रहे हैं। मास सबसे पहले गिवन है 13.2 ग्राम। मैंने लिखा मास कितना है जी, मास को m से जाहिर करते हैं। हमने लिखा 13.2 ग्राम। उसके बाद लिखा हुआ है वॉल्यूम, तो हमने लिखा वॉल्यूम कितना है जी, इसको भी आप लिख सकते हैं वॉल्यूम, चाहे तो डायरेक्ट V भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम कितना है 0.918 डेसीमीटर क्यूब। उसके बाद लिखा हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है कितना जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको फौरन से केल्विन में कन्वर्ट करें। मैंने लिखा 273 इसके अंदर ऐड किया, जवाब आ गया 298 केल्विन। उसके बाद लिखा हुआ है एंड 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 8 ATM दिया हुआ है जी। अब मुझे फैसला करना है जी कि ये सवाल के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर, ये 4 गैस के स्टेट पैरामीटर्स इसके अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये सवाल भी इक्वेशन ऑफ स्टेट से सॉल्व होगा और इक्वेशन ऑफ स्टेट से सवाल सॉल्व होगा तो आपको R की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जो कि है 0.0821 और इसका यूनिट है एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन इनटू मोल। अब मुझे दूसरा काम करना होता है, वो मुझे ये चेक करना है जी कि क्या मेरी यूनिट्स वो है जी जो R की यूनिट्स हैं। तो अब मैं इस सवाल को उसके हिसाब से चेक करूंगा जी। तो मास तो खैर उसका जिक्र ही नहीं है, इसको मैं मोल में कन्वर्ट कर लूंगा। वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में मौजूद है। प्रेशर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, प्रेशर एटमॉस्फेयर में मौजूद है। टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, टेम्परेचर केल्विन के अंदर मौजूद है, यानी यहाँ पर कोई कन्वर्जन रिक्वायर्ड नहीं है। अब अगर मैं इक्वेशन ऑफ स्टेट को इस्तेमाल करूं तो इक्वेशन ऑफ स्टेट का जो फॉर्मूला है वो है जी PV इज इक्वल्स टू NRT। मेरे पास प्रेशर भी है, मेरे पास वॉल्यूम भी है, मेरे पास R की वैल्यू भी है और मेरे पास टेम्परेचर अगर आप देखें जी तो टेम्परेचर भी है। अब मेरे पास मुझे क्या निकालना है। अब मैं मॉलिक्यूलर मास तो नहीं निकाल सकता, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। तो आप अगर आप देखें जी तो मॉलिक्यूलर मास आपने क्या करना है जी फाइंड करना है जी। तो मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट तो मैं नहीं निकाल सकता, इक्वेशन ऑफ स्टेट लगाकर पहले मैं क्या निकाल लूंगा मोल्स निकाल लूंगा। या एक तरीका ये था जी कि आप इस फॉर्मूले के अंदर फिर मोल्स का फॉर्मूला डाल लें, लेकिन उससे बेहतर ये है जी कि पहले आप स्टेप के अंदर मोल्स निकालें और फिर उस मोल से मॉलिक्यूलर मास निकालें, ये ज्यादा बेहतर है। वरना तो दूसरा तरीका ये होता है जी कि आप ये लिख दें कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के, उसके बाद फिर इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं तो फिर फॉर्मूला बन जाता है PV इज इक्वल्स टू M अपॉन MRT। तो एक ये भी तरीका है, इसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर ये है कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें और जब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा के मॉलिक्यूलर मास आप अलहदा से दूसरे स्टेप के अंदर निकालें। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ और उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा, मैंने लिखा फाइंडिंग नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने जा रहा हूँ और नंबर ऑफ मोल्स को किससे जाहिर किया जाता है N से जाहिर किया जाता है। यहाँ जो फॉर्मूला लगाऊंगा उसका नाम लिखूंगा और जो फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ वो है इक्वेशन ऑफ स्टेट। मैंने लिखा यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट, यानी इक्वेशन ऑफ स्टेट को इस्तेमाल करके मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा। और इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है जी, PV किसके बराबर है NRT के बराबर है। मैं वैल्यूज को पुट करूंगा। प्रेशर की वैल्यू मेरे पास 8 एटमॉस्फेयर है, जो वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है वो है 0.918
नंबर ऑफ मोल मुझे निकालने हैं, आर की वैल्यू है 0.0821, जबकि टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो है जी 298। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास जवाब आ रहा है 7.344 और यहाँ पर n मौजूद है, और राइट हैंड साइड को मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे पास जवाब आ रहा है 24.46। n को अकेले करना है तो n के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगी, जाके डिवाइड हो जाएगी। तो मैंने इसको डिवाइड करवा दिया 24.46 से। तो n का जो जवाब आ रहा है, जो नंबर ऑफ मोल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 0.30 मोल। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गए, और जब नंबर ऑफ मोल्स मैंने निकाल लिए तो मैं बासानी क्या निकाल सकता हूँ, बासानी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता हूँ। तो मैंने दूसरी हेडिंग डाल दी, और ये मैंने हेडिंग डाली है फाइंडिंग मॉलिक्यूलर मास। मैंने लिखा फाइंडिंग मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस, और मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए जो मैं फार्मूला यूज करूंगा, तो मैंने लिखा यहाँ पे यूजिंग फार्मूला। एक फार्मूला यूज करने जा रहा हूँ, और उस फार्मूला क्या है जी, कि मोल्स किसके बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मुझे यहाँ पर मौजूद है मेरे लिए, और वो कितने हैं जी 0.30, जो मैंने अभी ऊपर निकाले हैं जी। मास मुझे गिवन है जो कितना है जी 13.2 ग्राम है, तो मैंने मास की जगह उसको लिखा 13.2 ग्राम, और मैंने यहाँ पे लिख दिया जी मॉलिक्यूलर मास। अब आप क्या करें जी, मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जो मॉलिक्यूलर मास है वो किसके बराबर हो जाएगा, 13.2 डिवाइडेड बाय 0.30। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो जवाब आ रहा है वो जवाब आ रहा है 44 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये इस गैस का मॉलिक्यूलर मास है जो आपने निकाला। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल था, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। आप चाहें तो ये फार्मूला, बेहतर ये होता है कि फार्मूला आप ड्राइव करें। अगर ये फार्मूला आप इस्तेमाल भी करना चाह रहे हैं तो आप करें कि इसको पहले ड्राइव करके दिखाएं, यानी ये फार्मूला लिखें, उसके बाद आप लिखें जी कि हमें ये मालूम है जी कि n बराबर होता है m अपॉन m, और उसके बाद ये वैल्यू को पुट करें और उसके बाद इस फार्मूले को इस्तेमाल करें। नहीं तो ज्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप इसको दो स्टेप में कर लें। पहले स्टेप के अंदर आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, फार्मूले को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। पहले स्टेप के अंदर आप इक्वेशन ऑफ स्टेट को बिगाड़े बगैर नंबर ऑफ मोल्स निकाल दें, और उसके बाद फिर नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूले से आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लें। तो ये न्यूमेरिकल दो स्टेप के अंदर हो जाएगा। ज्यादा बेहतर तरीका ये है, दोनों तरीके से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ये अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है, इक्वेशन ऑफ स्टेट का सवाल है। लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इन टू डिफरेंट यूनिट। और आर के बारे में आप जानते हैं कि आर क्या होता है जी, मोलर गैस कांस्टेंट होता है। तो मोलर गैस कांस्टेंट के दो की वैल्यू निकालनी है जी, दो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर। तो मैंने आपको दो वैल्यूज बताई थी, एक वैल्यू है 0.0821 और एक वैल्यू है 8.314, और इन दोनों वैल्यूज के डिफरेंट यूनिट है। यानी 0.0821 का जो यूनिट है वो है एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन इनटू मोल, जबकि 8.314 का जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर पर केल्विन इनटू मोल है। और न्यूटन मीटर को अगर आप कंबाइन करें तो ये जूल बन जाता है, तो जूल केल्विन पर मोल है जी। तो ये दो वैल्यूज हैं और दो यूनिट्स हैं, ये कैसे ड्राइव हुई ये हमें ड्राइव करके देना है। इस न्यूमेरिकल में यही पूछा गया है, इम्तिहान में ये न्यूमेरिकल कई बार आ चुका है। आइए देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले तो देखिए हमें डाटा बनाना पड़ेगा, और ये जो डाटा बनाएंगे ये हम एसटीपी कंडीशन पे बनाएंगे। तो मैंने लिखा फॉर वैल्यू ऑफ आर यानी मोलर गैस कांस्टेंट की वैल्यू मैं निकालने जा रहा हूं, किस में जी, इन एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन इनटू मोल। तो ये जो यूनिट है इसके अंदर मैं आर की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। मैं डाटा बनाऊंगा, मैंने लिखा एट एस टी पी, और एस टी पी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। और एस टी पी पे नंबर ऑफ मोल जो मैं लूंगा वो मैं 1 मोल लूंगा, और 1 मोल की वजह से जो मैं वॉल्यूम लूंगा
वो मुझे डेसीमीटर क्यूब में लेना है, और 1 मोल का वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। एसटीपी पर जो प्रेशर होता है वो मुझे एटमॉस्फेयर के अंदर लेना है, और एसटीपी पे जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, और टेम्परेचर मुझे केल्विन में लेना है, और एसटीपी पे जो टेम्परेचर होता है वो होता है 273 केल्विन। तो देखिए ये जो डाटा है ये डाटा आपने खुद सपोज करना है। आप ये जानते हैं जी इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या कहती है, आपने लिखा यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट, और इक्वेशन ऑफ स्टेट ये कहती है जी कि पीवी किसके बराबर है, एन आर टी के बराबर है। इस आर को आप अकेला करें तो पीवी अपॉन एन टी ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आर के बराबर हो जाएगा। मुझे यहाँ पर आर की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने लिखा फाइंडिंग आर, यानी मैं आर निकालने जा रहा हूं। आर के लिए मैंने यही फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है जी। प्रेशर की आप वैल्यू लिखें जी 1, वॉल्यूम की वैल्यू लिखें कितनी है जी 22.4 है। इसी तरह आप नंबर ऑफ मोल्स यानी एन की वैल्यू लिखें जो कि 1 है, और टेम्परेचर की वैल्यू लिखें जो कितनी है 273 है। साथ साथ अब आप इनके यूनिट्स भी लिखें। ये प्रेशर की यूनिट लिखिए, प्रेशर का यूनिट है एटमॉस्फेयर। उसके बाद वॉल्यूम का यूनिट लिखें वो कितना है जी डेसीमीटर क्यूब है। उसके बाद फिर मोल का यूनिट लिखें जो कि मोल है, और उसके बाद टेम्परेचर का यूनिट लिखें जो कि केल्विन है। अब आप इन्हें सॉल्व करें, सॉल्व करने पे आपके पास जवाब आएगा 0.0821, और यूनिट भी अब आपके सामने साथ साथ खुद तैयार हो गई, एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन इन टू मोल। तो ये आर की ये पहली वैल्यू है जी, जिसके अंदर आर का जो यूनिट है वो क्या है जी एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन इनटू मोल है। अब हम आर की दूसरी वैल्यू ड्राइव करेंगे, और आर की जो दूसरी वैल्यू ड्राइव करेंगे वो हम करेंगे एमकेएस सिस्टम के अंदर। तो मैंने लिखा फॉर वैल्यू ऑफ आर इन, एक तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर केल्विन इनटू मोल, या आप लिखें और जूल पर केल्विन इनटू मोल। ये हम आर की यूनिट डिफरेंट यूनिट्स के अंदर, आर की वैल्यू डिफरेंट यूनिट्स के अंदर निकालने जा रहे हैं। अब मैंने लिखा जी एट एस टी पी। तो ये जो डाटा है ना ये डाटा आपने याद रखना है। नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेंगे जी 1 मोल जो आपने यहां पर भी लिखे हैं, लेकिन ये जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम को अब आपने मीटर के अंदर लिखना है। और 22.4 को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 22.4 डेसीमीटर क्यूब को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपने इसे 1000 से डिवाइड करवाना पड़ेगा, और जवाब आएगा 0.0224 मीटर क्यूब। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे ये फर्क है जी कि वॉल्यूम कितना लिया जाएगा, यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब में लिया है, यहाँ जो आपने वॉल्यूम लेना है वो मीटर क्यूब में लेना है। प्रेशर की जो यूनिट है जी, प्रेशर की जो वैल्यू है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो जो 1 एटमॉस्फेयर है वो असल में बराबर होता है 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। तो एटीएम के अंदर वैल्यू तो 1 एटमॉस्फेयर है, लेकिन जब आप इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू भी आपने यहाँ पे याद रखनी है, और टेम्परेचर वही रहेगा, और वो रहेगा 273 केल्विन। अब आप ये जानते हैं जी कि आर किसके बराबर होता है, पीवी अपॉन एन टी के बराबर होता है। अब आप आर की वैल्यू निकालिए जी, प्रेशर की वैल्यू पुट कीजिए 101300, वॉल्यूम की वैल्यू पुट कीजिए 0.0224। अब आप नंबर ऑफ मोल्स जो 1 ही है, टेम्परेचर कितना है 273 है, यूनिट भी जरा प्लेस कीजिए। तो जो प्रेशर है उसकी यूनिट क्या है जी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है मीटर क्यूब होती है। ये तो न्यूमरेटर की चीजें आ गई। और नीचे क्या है जी, नीचे मोल की यूनिट मोल होती है और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होती है जी। अब आप इसको सॉल्व करें तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8.314। यूनिट को सॉल्व करें तो इसके स्क्वायर से, और इसका स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ एम बचेगा। तो यूनिट आ गई न्यूटन मीटर पर केल्विन
इनटू मोल। और आप ये जानते हैं जी कि न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है, ये जूल के बराबर होता है। इसलिए आप लिख सकते हैं कि आर की वैल्यू कितनी है, 8.314 जूल पर केल्विन इनटू मोल। तो आर की जो वैल्यू थी, ये वैल्यू एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब केल्विन पर मोल के अंदर है। ये जो आर की वैल्यू है ये जूल पर केल्विन इनटू मोल के अंदर है। तो सवाल में आपसे कहा था जी कि आर की दो डिफरेंट आर की वैल्यूज निकालो दो डिफरेंट यूनिट के अंदर। तो ये पहला यूनिट एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब केल्विन पर मोल के अंदर हमने आर की वैल्यू निकाली, और फिर ये दूसरा यूनिट जो कि न्यूटन मीटर पर केल्विन इनटू मोल है या जूल पर केल्विन इनटू मोल है, उसके अंदर आपने आर की वैल्यू निकाली। आर की एक वैल्यू आपके पास 0.0821 आ रही है, जो आपकी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल होती है वाफिर मिकदार में। और 8.314 उमूमन फिजिक्स के जब न्यूमेरिकल करने जाते हैं तो 8.314 फिजिक्स के अंदर ज्यादा इस्तेमाल होती है। ये अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है जी, और इस न्यूमेरिकल में आपसे कह रहे हैं जी कि डेंसिटी मालूम करो। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्योंकि ये नई चीज आपके सामने आई। तो डेंसिटी आप जानते हैं जी किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हैं जी, डेंसिटी कहते हैं। तो इसका मतलब है जो डेंसिटी का वर्ड दिया है तो इसके अंदर दो गैस के पैरामीटर्स छुपे हुए हैं। एक तो इसके अंदर मास हाइड है और एक इसके अंदर क्या हाइड है जी, वॉल्यूम हाइड है। तो गैस के मास और वॉल्यूम का रेशियो क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपके दिमाग में आया जी। उसके बाद लिखा हुआ है मीथेन गैस की डेंसिटी आपने मालूम करनी है। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, प्रेशर आपको दिया हुआ है। फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए भाई कि टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है, डेंसिटी के अंदर मास और वॉल्यूम होता है, यानी चारों स्टेट की बात हो गई। इसका मतलब है इस न्यूमेरिकल में भी इक्वेशन ऑफ स्टेट लगेगी, यानी पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी के फॉर्मूले से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, डेंसिटी कैसे इसके अंदर आएगी, आइए इसको देखते हैं। तो न्यूमेरिकल का सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे और इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें डेंसिटी मालूम करनी है जी। तो न्यूमेरिकल का डाटा बनाते हैं, लिखा हुआ है व्हाट इज द डेंसिटी। तो हमने लिखा जी डेंसिटी का डी लिख के हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मीथेन की बात हो रही है, मीथेन के मॉलिक्यूलर मास इस्तेमाल होगा, इसलिए मैंने मीथेन का मॉलिक्यूलर मास लिखा। मीथेन के मॉलिक्यूलर मास कार्बन 12 होता है और हाइड्रोजन 4 है। इसका मतलब है मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होगा 16 एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद टेम्परेचर दिया हुआ है, और जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको तो आपने लाजमी केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसलिए मैंने 273 इसके अंदर ऐड किया और ये जवाब बन रहा है 400 केल्विन। और जो प्रेशर की वैल्यू है वो दी हुई है जी 3.5 एटमॉस्फेयर। मैंने अभी आपको बताया जी, क्योंकि डेंसिटी के अंदर मास और वॉल्यूम छुपा हुआ है, इसका मतलब ये कि ये इक्वेशन ऑफ स्टेट से सॉल्व होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आर की वैल्यू लिखी। और आर की जो वैल्यू है वो है 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन इनटू मोल। अब इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने जाएंगे जी, देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा जी। तो मैंने लिखा फाइंडिंग डेंसिटी, जो मुझे निकालने जा रहा है उसको मैंने लिख दिया जी फाइंडिंग डेंसिटी। जो इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा वो मैं इस्तेमाल करूंगा यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट। मैंने लिखा जी यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है जी, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी है। अब बच्चा उमूमन ये करता है जी कि वो डायरेक्ट लिखता है पी एम इज इक्वल्स टू डी आर टी। अब सवाल ये जी आपकी बुक में तो ऐसा कोई फार्मूला दिया हुआ है नहीं। वैसे आप ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके आप जवाब निकाल सकते हैं, लेकिन उसूल ये है जी क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको कराई गई है और ये फार्मूला आपको ड्राइव नहीं करवाया गया, तो इम्तिहान में अगर ये सवाल आता है तो सबसे पहले आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट से ये फार्मूला ड्राइव करना चाहिए और फार्मूला ड्राइव करने के बाद इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी चाहिए। जो उसूल है उसके हिसाब से मैं इसकी डेरिवेशन करवाऊंगा और उसके बाद फिर इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा और उसके बाद मैं डेंसिटी को निकालूंगा। आपको अगर ये डेरिवेशन करने में मुश्किल है तो फिर आप ये डायरेक्ट फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम जानते हैं जी कि जो एन है जिसको मोल्स कहते हैं वो किसके बराबर होता है, वो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है जी। तो अब मुझे एन की जगह क्या पुट करना है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास पुट करना है। तो इसको अगर आप वन का नाम दे दें तो मैंने लिखा पुट द वैल्यू of n
इन वन, आप इसको डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे जी। तो मैंने लिखा जी पी वी किसके बराबर है, स्मॉल एम मास के लिए, कैपिटल एम मॉलिक्यूलर मास के लिए, आर टी के बराबर है। अब मसला ये जी कि मुझे मास भी मालूम नहीं है और मुझे वॉल्यूम भी मालूम नहीं है, और एक चीज मैं और जानता हूं जी कि मास और वॉल्यूम का रेशियो किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर होता है। इसका मतलब मैं वॉल्यूम को मास के नीचे लेके आऊंगा और इस मॉलिक्यूलर मास को पी के साथ ले जाऊंगा। तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर मास डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने लिखा पी एम, और यहाँ पर जो वी मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, एम अपॉन वी आर टी के बराबर है। और मैं ये जानता हूं जी कि m अपॉन यानी मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर होता है। इसका मतलब है पी एम किसके बराबर हो गया, डी आर टी के बराबर हो गया। तो ये जो फॉर्मूला था वो मैं ड्राइव करके लेके आ गया। अब मैं डेंसिटी को बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। अब आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए। प्रेशर की वैल्यू आपके पास मौजूद है, कितनी है जी, 3.5 एटमॉस्फेयर है। मॉलिक्यूलर मास मीथेन का 16 है जी। डेंसिटी की वैल्यू मुझे निकालनी है, आर की वैल्यू 0.0821 है, और जो टेम्परेचर है वो है जी 400 केल्विन। जी को आप अकेला कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर जवाब आएगा 56, और राइट हैंड साइड को अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास जवाब आ रहा है 32.84, और जब आप इसका रेशियो लेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.705, और मास का यूनिट होता है ग्राम और वॉल्यूम का यूनिट होता है डेसीमीटर क्यूब। तो ये आपकी डेंसिटी निकल के आ गई। तो ये बहुत आसान न्यूमेरिकल था, सिर्फ ये एक छोटी सी डेरिवेशन करें तो बहुत अच्छा है जी। और अगर आप डेरिवेशन नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ये अगला न्यूमेरिकल आपके सामने है, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी कि ये मिक्स्ड क्वेश्चन है जी, चैप्टर नंबर 1 का और चैप्टर नंबर 2 का। तो आइए देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। न्यूमेरिकल आपके सामने है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी 100 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट इज हीटेड टू रेडनेस, यानी आपको मास पोटेशियम नाइट्रेट का दिया हुआ है जी। आगे लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो जरा इसको गौर से पढ़ लिया करें। अगर आपको ऑक्सीजन का मास दिया होता ना तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ती जो हम करने जाएंगे, और ना ही फिर उसको इक्वेशन देने की जरूरत पड़ती। तो पहली बात तो ये कि जब उसने इक्वेशन दी है तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन का कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना है, यानी यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से स्टेचोमेट्री लगनी है जी। और दूसरा आपने यहाँ से पकड़ा जी कि मास आपको रिएक्टेंट का दिया हुआ है और बाकी चीजें वॉल्यूम आपसे ऑक्सीजन का मालूम करने के लिए कह रहा है, और कंडीशन भी एसटीपी की नहीं है। इसका मतलब यह है जी कि इस पर इक्वेशन ऑफ स्टेट भी लगेगी, और इक्वेशन ऑफ स्टेट के लगने से पहले इस पर स्टेचोमेट्री भी लगेगी। तो आपको टेम्परेचर दिया हुआ है और आपको प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम आपने निकालना है जी। इसका मतलब यह है कि ये इक्वेशन ऑफ स्टेट इस पे लगेगी, लेकिन इक्वेशन ऑफ स्टेट लगाने से पहले आपको ऑक्सीजन का वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा, जो कि 100 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करेगा। आइए देखते हैं ये सवाल किस तरह से सॉल्व होगा। तो ये सवाल आपके सामने है और इस सवाल का डाटा हम बनाने जाएंगे जी। अब सबसे पहले हमने क्या लिखा कि पोटेशियम नाइट्रेट का आपको मास गिवन है, तो आपने लिखा मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, और पोटेशियम नाइट्रेट का जो मास है वो गिवन है आपको 100 ग्राम। सवाल के अंदर उसने कहा है जी वॉल्यूम ऑक्सीजन का निकालो, तो आप यहाँ पे वाजे तौर पर लिखें जी कि जो वॉल्यूम निकालना है वो किसका निकालना है, ऑक्सीजन का निकालना है। कंडीशन एसटीपी पे नहीं है, वरना तो हम बड़े आराम से वॉल्यूम ऑक्सीजन का निकाल सकते थे अगर ये कंडीशन एसटीपी होती। तो जो टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 39 को फौरन से आप केल्विन के अंदर कन्वर्ट करें, 273 इसके अंदर ऐड किया, और 273 ऐड करने पर जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 312 केल्विन। उसके बाद आप आगे देखें तो आपको प्रेशर दिया हुआ है, और प्रेशर दिया हुआ है 765 टॉर। अच्छा, अब आप ये देख, अब आपको इसको इसको एटमॉस्फेयर में आप कन्वर्ट कर लें जी, क्योंकि इक्वेशन ऑफ स्टेट तो इसके अंदर लगनी है। आपको प्रेशर दिया हुआ है, आपको टेम्परेचर मालूम है, वॉल्यूम आपने निकालना है, और यकीनन हमें पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगाने के लिए हम एन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यानी इस पे इक्वेशन ऑफ स्टेट लगनी है, और इक्वेशन ऑफ स्टेट लगनी है इसका मतलब है आर की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो और आर की वैल्यू क्या होती है, 0.0821 होती है, यूनिट एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन
इंटू मोल होता है। इसका मतलब ये है कि इसको आपने एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 765 को 760 से डिवाइड करवाइए, तो जो जवाब आ रहा है वो जवाब आ रहा है 1.006 एटमॉस्फेयर। अब आपने देखिए जी, आर के हिसाब से प्रेशर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लिया, टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, वॉल्यूम का जवाब आपके पास डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किस तरह करेंगे? सबसे पहले तो आप मास निकालने जाएंगे, या तो आप मास निकालें या आप मोल्स निकालें। खैर मैं मास निकाल रहा हूं, आप मोल्स भी निकाल सकते हैं। पहले मास निकालेंगे ऑक्सीजन का, जो कि 100 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद फिर ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लेंगे, और जब हमें मोल्स पता लग जाएंगे तो फिर उसकी मदद से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। आइए देखते हैं इस न्यूमेरिकल को किस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने लिखा जी फाइंडिंग मास ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की मास को निकालने के लिए मैं रिएक्शन स्टोइचियोमेट्री को इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने इक्वेशन को लिखा, मैंने लिखा जी कि पोटेशियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा KNO2 के अंदर, और ऑक्सीजन रिलीज होगी। यहाँ पर भी आपने इसको बैलेंस करने के लिए 2 और यहाँ पे भी बैलेंस करने के लिए 2 लगाया। अब मैं इसका डाटा बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा जी मोल्स, और मोल्स का यूनिट लिख दिया जी। कितने मोल्स आपको नजर आ रहे हैं? 2 नजर आ रहे हैं, और इसकी मोल्स की आपको जरूरत नहीं है। और ऑक्सीजन की मोल्स आपको कितने नजर आ रहे हैं? 1 नजर आ रहे हैं जी। अब आपने मास निकालना है, और जो मास निकालना है वो आपने मॉलिक्यूलर मास नहीं निकालना। पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर मास 101 होता है, लेकिन आपने जो मास लिखना है वो 2 मोल्स के लिए लिखना है। तो 101 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जवाब आ जाएगा 202। तो 202 पोटेशियम नाइट्रेट के 2 मोल्स का मास है। और ऑक्सीजन के, क्योंकि दो एटम्स है जी, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन गैस का निकलता है वो निकलता है 32 ग्राम्स। अब आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं जी। वैल्यू किसकी गिवन है? पोटेशियम नाइट्रेट की गिवन है। आपने इसको क्या करना है जी? इसको सॉल्व करने के लिए फिर आपने वही करना है जी, मार्क करना है सबसे पहले जी। तो आपके पास वैल्यू किसकी गिवन है? पोटेशियम नाइट्रेट की गिवन है। आपने इसको मार्क किया और जी लिखा, और ऑक्सीजन का मास आपको रिक्वायर्ड है इसलिए आपने मार्क करके आर लिखा। इसको आपने गिवन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड की फॉर्म में लिखना है। आपने लिखा 202 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट कितना ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा? 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आना है। आपने लिखा जी 1 ग्राम, अगर पोटेशियम नाइट्रेट की बात करें तो 1 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट 32 डिवाइडेड बाय 202 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। अब जब यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे 1 लेके आ गए तो आपको पूरा पूरा इख्तियार है कि 100 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें। आपने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट, ये कितने ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा? तो आपने लिखा 32 डिवाइडेड बाय 202 मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम ऑक्सीजन, और आपके पास जो ऑक्सीजन का मास आ रहा है वो आ रहा है जी 15.84 ग्राम ऑक्सीजन। यहाँ पे आपने ऑक्सीजन का मास निकाल लिया। अब आप दूसरे स्टेप में क्या करेंगे जी? अब आपको चाहिए कि आप ऑक्सीजन की मोल्स निकालें। मैं ऑक्सीजन की मोल्स निकालने जा रहा हूं। मैंने हेडिंग डाली फाइंडिंग मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और मोल्स ऑक्सीजन के निकालने इंतहाई आसान है, क्योंकि मैं ये जानता हूं जी कि मोल्स किसके बराबर होते हैं? मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मोलर मास के बराबर होते हैं। मास ऑक्सीजन का आपके सामने लिखा हुआ है जी, ऑक्सीजन गैस का 15.84, और ऑक्सीजन गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है जी? 32 ग्राम होता है। इसको आप सॉल्व कीजिए तो जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 0.495 मोल्स। तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू पता लग गई? एन की वैल्यू पता लग गई। आपके पास टी की वैल्यू है, पी की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, और आपके पास एन की वैल्यू भी है। इसका मतलब है आप बड़े आराम से क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब मैं वॉल्यूम को निकालने जाऊंगा, और वॉल्यूम को निकालने के लिए फिर मैं हेडिंग डालूंगा फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। मैंने हेडिंग डाली थी फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालने जा रहा हूं। और ऑक्सीजन के वॉल्यूम को निकालने के लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? इक्वेशन ऑफ स्टेट इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने लिखा जी यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट, और इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है जी? पीवी बराबर है किसके? एन आर टी के। वैल्यूज को मैं पुट कर रहा हूँ। प्रेशर की वैल्यू मुझे दी हुई है जो मैंने कन्वर्ट करके निकाली है 1.006। वॉल्यूम मुझे निकालना है। एन की वैल्यू मेरे पास आ गई, ई आई है 0.495।
आर की वैल्यू मुझे पता है 0.0821 और टेम्परेचर जो है वो 312 है जी। राइट हैंड साइड को आप अगर सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1.006 V है, राइट हैंड साइड को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आ रहा है 12.679। V को अकेला कीजिए, 12.679 को डिवाइड करवाना पड़ेगा 1.006 से, 1.006 लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो वॉल्यूम का जो जवाब आ रहा है वो जवाब आ रहा है 12.6 डेसीमीटर क्यूब। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। इस न्यूमेरिकल के अंदर जो ट्विस्ट था वो आपने वादे तौर पर देखा, और जो ट्विस्ट था वो क्या ट्विस्ट था जी, कि इस न्यूमेरिकल के अंदर KNO3 जो है उसका आपको मास दिया था, और आपको जो वॉल्यूम निकालना था वो किसका निकालना था, ऑक्सीजन का निकालना था। स्टूडेंट गलती ये करता है जी कि वो पढ़ता तो सवाल है नहीं, और वो मास दिया होता है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास से, यानी 100 ग्राम को ऑक्सीजन का मास समझ लेता है, और इसको उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके क्या निकाल लेता है, एन निकाल लेता है। तो ये आपका जवाब, यहाँ से सवाल आपका गलत हो जाता है जी, क्योंकि आपने जब तक ऑक्सीजन का मास नहीं निकालेंगे, जो कि कितना आया है 15.54 है, 100 ग्राम नहीं है जी, तो जब तक आप ऑक्सीजन का मास नहीं निकालेंगे आप ऑक्सीजन के मोल्स नहीं निकाल सकते, और जब तक आप ऑक्सीजन के मोल्स नहीं निकाल सकते जब तक फिर आप ऑक्सीजन का वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते। तो ऑक्सीजन के मास की मदद से ऑक्सीजन का आपने ऑक्सीजन के मोल्स निकालने थे, और फिर ऑक्सीजन के मोल्स की मदद से आपने ऑक्सीजन के वॉल्यूम को फाइंड किया। तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का मिक्स क्वेश्चन ये आपके सामने था। तो ये तो आज का लेक्चर था। अब हम इम्तिहान में सवाल किस तरह से आए हुए हैं उसको आप देखेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल आपको असाइनमेंट में देंगे जिसको सॉल्व करके आप मुझे भेजिए। तो ये पहला सवाल आपके सामने, और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज एन आइडियल गैस, ड्राइव एन आइडियल गैस इक्वेशन। तो जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसको पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी कहते हैं। यानी अभी आपने पढ़ा जी कि ये इक्वेशन क्या कहलाती है, ये इक्वेशन इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है, और इसी इक्वेशन को अभी आपने दूसरा नाम पढ़ लिया जी, आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं जी। तो ये दोनों इसी इक्वेशन के नाम है। तो इम्तिहान में चाहे आइडियल गैस इक्वेशन आ जाए जी तो भी आपने ये ड्राइव करना है, और इक्वेशन ऑफ स्टेट आ जाए तो भी ये ड्राइव करना है, यानी पी इज इक्वल्स टू एन आर टी इसकी डेरिवेशन है जी। तो आइडियल गैस क्या होती है जी, ये आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है जी। ये वो गैस है जी कि जिसके बिहेवियर को काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की मदद से प्रेडिक्ट किया जा सके, या वो गैसेस जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और गैस लॉस को ओबे करती हैं वो आपकी आइडियल गैस कहलाती हैं जी। और आइडियल गैस इक्वेशन ये कहलाती है पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, और इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं, और इसको ड्राइव करने का तरीका आपने पीछे सीखा है जी, तो आप उस तरह से इसको ड्राइव कर सकते हैं। ये दूसरा सवाल आपके सामने है, और ये न्यूमेरिकल है जी, और इस न्यूमेरिकल को आपने सॉल्व करना है। इस न्यूमेरिकल का डाटा अब आपके सामने है जी, और ये हिंट में यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि ये मिक्स न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का। तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर इस पे हिंट भी दी हुई है जी कि आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट लगानी है जी। इक्वेशन ऑफ स्टेट लगाने के बाद आप नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि आप मॉलिक्यूलर मास को फाइंड करें इस फॉर्मूले से, और उसके बाद लिखा हुआ है जी कि आप एन को फाइंड करें, यानी मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। और सबसे आखिर में आप क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं। लिखा हुआ है एम्पेरिकल फार्मूला एक कंपाउंड का दिया हुआ है आपको, और उसके बाद लिखा हुआ है 1.8 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड, यानी मास दिया हुआ है इस कंपाउंड का, ये दिया हुआ है। उसके बाद आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम को आपने डेसीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट किया 1000 से डिवाइड करवा कर। उसके बाद लिखा हुआ है एसटीपी, एसटीपी पे आप प्रेशर जानते हैं, एसटीपी पे आप टेम्परेचर जानते हैं, आर की वैल्यू आपको मालूम है। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लेंगे, एन निकाल लेंगे। आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी, मॉलिक्यूलर मास की जरूरत होगी, और मॉलिक्यूलर मास को निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत होगी, इस आपके मोल्स की जरूरत होगी। तो मोल्स कहां से निकलेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट से निकलेंगे। मास आपको वैसे ही गिवन है 1.8 ग्राम, तो उसकी वजह से पहले फिर आप क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, और जब आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा तो इंपेरिकल फार्मूला मास से उसको डिवाइड करेंगे,
तो आपको इंटीग्रल मल्टीपल एन की वैल्यू पता लग जाएगी। और फिर आप ये जानते हैं जी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है सी यानी इंपेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन के। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आप इसको करके जरूर देखिएगा। ये तीसरा सवाल आपके सामने है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। वॉल्यूम आपने नाइट्रोजन गैस का फाइंड करना है, लेकिन आपको जो मास दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ है, वो आपको अमोनिया का दिया हुआ है, और इक्वेशन भी दी हुई है। और इक्वेशन देने का मतलब ये है कि ये न्यूमेरिकल में आपकी स्टोइचियोमेट्री भी क्या होगी जी, इन्वॉल्व होगी जी। तो ये न्यूमेरिकल अब इसका डाटा अब आपके सामने है जी, हिंट भी यहाँ पे दे दी है। ये मिक्स न्यूमेरिकल है चैप्टर 1 का और चैप्टर नंबर 2 का। बिल्कुल जो हमने आज आखिरी न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको दिखाया, बिल्कुल उसी तरीके से ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन करनी है। और सबसे पहले आप मास निकालेंगे किसका जी, मास निकालेंगे नाइट्रोजन का। जब नाइट्रोजन का मास निकाल लेंगे तो उसके बाद आप क्या निकालेंगे जी, मोल्स निकालेंगे किसके जी, नाइट्रोजन के। और सबसे आखिर में फिर आप वॉल्यूम निकालेंगे नाइट्रोजन का, और वॉल्यूम निकालने के लिए आप इक्वेशन ऑफ स्टेट को इस्तेमाल करेंगे। ये चौथा सवाल आपके सामने है जी, और यहाँ पे भी देखिए आपको इक्वेशन दी हुई है, और इक्वेशन देने का मतलब ये है कि इसका मतलब है ये भी मिक्स न्यूमेरिकल होगा जी। और यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट इज ऑफ्टन यूज्ड टू जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड इन इंडस्ट्री। यहाँ पे लिखा हुआ है जी मास कैल्शियम कार्बोनेट का आपको दिया हुआ है जी, और आपको वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है। इसका मतलब ये है कि जी इसके अंदर भी स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन होंगी। चैप्टर 1 और चैप्टर नंबर 2 का ये मिक्स न्यूमेरिकल है, डाटा आपके सामने बना हुआ है। तो ये न्यूमेरिकल भी आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं जी। सबसे पहला काम क्या करना है जी, आपने मास निकालना है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड के। और उसके बाद वॉल्यूम निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का। और वॉल्यूम निकालने के लिए आप इक्वेशन ऑफ स्टेट को इस्तेमाल करेंगे। ये पांचवा सवाल आपके सामने है, और ये भी न्यूमेरिकल है जी। ये लिखा हुआ है 1.40 यानी आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, और उसके बाद फिर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर की वैल्यू आपको दी हुई है, मास आपको दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास गैस का निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट का सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ये आपने डाटा बनाया, उस डाटा के बाद आर की जो यूनिट है उसके हिसाब से बाकी तमाम की यूनिट को एडजस्ट करना है। और आपने क्या निकालना है, सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ स्टेट की मदद से क्या निकाल लें, एन निकाल लें। और उसके बाद फिर ये वाला फॉर्मूला लगाते हुए क्या निकाल लें आप, मॉलिक्यूलर मास इस गैस का निकाल लें। तो ये भी बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। ये छठा न्यूमेरिकल आपके सामने है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जी स्टेट बॉयल्स चार्ल्स एंड एवोगैड्रोस लॉ। यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ को आपने स्टेट करना है। और उसके बाद लिखा हुआ है जी ड्राइव करें जी एक्सप्रेशन फॉर द इक्वेशन ऑफ स्टेट, यानी पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये आपने ड्राइव करनी है। और ड्राइव करने के बाद फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट, यानी आर की वैल्यू आपने निकालनी है दो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर जी। तो डेरिवेशन स्टेटमेंट आप लिखेंगे और डेरिवेशन करेंगे, और डेरिवेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, आर की वैल्यूज निकालेंगे। एक 0.0821 वैल्यू निकालेंगे, एक 8.314 जूल पर केल्विन इंटू मोल निकालेंगे। ये तमाम चीजें आज के लेक्चर में डिस्कस हुई हैं। तो इस सवाल का जवाब बआसानी आप दे सकते हैं। हिंट यहाँ पे दे दी है जी, और ये डाटा तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया, पूरा न्यूमेरिकली आपको मैंने करके दिखा दिया है। तो ये डाटा, इस डाटा की मदद से आप आर की दो वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 7 आपके सामने है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है डेंसिटी आपने निकालनी है। और डेंसिटी निकालने का भी आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, पीवी किसके बराबर होता है, डीआरटी के बराबर होता है। बहुत अच्छा है कि आप पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी से स्टार्ट करें, और स्टार्ट करने के बाद इस फॉर्मूले को पहले आप ड्राइव करें, और ड्राइव करने के बाद वैल्यू को पुट करें। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है जी, इस न्यूमेरिकल को आप कर सकते हैं। ये डाटा बना हुआ है जी, और हिंट ये है जी कि ये वाला फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे जी। और मैंने आपको रिकमेंड किया है जी कि आप इस फॉर्मूला को पहले ड्राइव करके दिखाएं, उसके बाद फिर आप इसको इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, और ये भी वही सवाल है जी कि यहाँ पे आपको डेंसिटी दे दी गई है, और आपने मॉलिक्यूलर मास गैस का निकालना है। तो वही फॉर्मूला क्या है जी, पी एम इज इक्वल टू डी आर टी है। कोई मसला नहीं, डी की वैल्यू पता है, आर और टी की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू पता है, इसकी वजह से आप क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास गैस का निकाल लेंगे जी। तो ये फॉर्मूला आपने इस्तेमाल करना है। बहुत अच्छा ये है कि ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने से पहले इस फॉर्मूले को इक्वेशन ऑफ स्टेट से ड्राइव भी करें, उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करके मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जी। तो ये आज का लेक्चर था, और आज के लेक्चर के अंदर आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट को जो आपके सामने लिखी हुई है उसको आपने स्टडी किया, इक्वेशन ऑफ स्टेट को ड्राइव करने का तरीका सीखा, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ स्टेट के बहुत सारे न्यूमेरिकल आपने आज सीखे थी। तो आज का लेक्चर भी टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड ही था। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है
जो चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 है, इसके अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो जनरल गैस इक्वेशन है। ये जनरल गैस इक्वेशन आपके सामने है जी। ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या कहलाती है? ये इक्वेशन ऑफ स्टेट कहलाती है, जबकि नीचे वाली इक्वेशन ये क्या कहलाती है? ये आपकी जनरल गैस इक्वेशन कहलाती है। और जो जनरल गैस इक्वेशन है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये असल में इक्वेशन ऑफ स्टेट से ही ड्राइव होती है, और ये इक्वेशन ऑफ स्टेट की टू स्टेट फॉर्म है। जिस तरह बॉयज लॉ की आपने टू स्टेट फॉर्म पढ़ी थी, चार्ल्स लॉ की टू स्टेट फॉर्म पढ़ी थी, बिल्कुल इसी तरह इक्वेशन ऑफ स्टेट की जो टू स्टेट फॉर्म है उसको जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो जो हमारा अगला लेक्चर है उसके अंदर हम जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स को करना सीखेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात